नाज़रीन आदाब। प्रोग्राम हेलो डीडी का एक और शुमारा लेकर के हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। मैं हूं आपका मेज़बान रऊफ़ रसूल। नाज़रीन, ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ या डेवलप्ड वर्ल्ड और अंडर डेवलप्ड या डेवलपिंग वर्ल्ड के दरमियान जो डेवलपमेंट का डेफिसिट है, जो डेवलपमेंट की एक तफावत है, वो असल में एक एजुकेशनल लैग है। यानी जो ग्लोबल नॉर्थ है वो एजुकेशनली ग्लोबल साउथ से काफ़ी ज़्यादा आगे है और यही वजह है कि उन लोगों को हम तरक्की याफ्ता लोग कहते हैं और हमारे हिस्से का जो दुनिया है उसको ग्लोबल साउथ कहा जाता है या तरक्की पजीर ममालिक में हमें शुमार किया जाता है। तो कहने का मकसद ये है कि जहाँ तक इंसान की तरक्की का ताल्लुक़ है उसका एक बराह रास्त जो साबिका है वो एजुकेशन से पड़ता है, वो तालीम से पड़ता है। आज के हमारे प्रोग्राम का जो मौजू है वो भी यही है। यानी आज हम एजुकेशन के बारे में बात करने जा रहे हैं और उस लेवल के एजुकेशन के बारे में बात करते हैं जिसको हम कहते हैं कि बस ये एजुकेशन ख़त्म हुई और उसके बाद इंसान जो है जॉब मार्केट में लैंड कर जाता है। जी हाँ, आप समझ गए होंगे, हम आला तालीम यानी हायर एजुकेशन के बारे में बात करने जा रहे हैं। और आज के इस प्रोग्राम में हमारे साथ हमारे यहाँ के जो कमिश्नर सेक्रेटरी हायर एजुकेशन है जनाब तलत परवेज़ रोहिला साहब हमारे साथ इस प्रोग्राम में शामिल हो रहे हैं। जनाब, आपका प्रोग्राम में खैर मकदम है। वैसे आप जानते हैं कि ये जो हेलो डीडी है ये एक लाइव फ़ोन इन शो है, तो आप भी इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। आपके टेलीविज़न स्क्रीन्स पे हमारे इस प्रोग्राम के जो टेलीफोन नंबरात हैं वो स्क्रॉल हो रहे होंगे। तो अगर आपके जहन में हमारे आज के इस मौजू के हवाले से कोई क्वेश्चन है या अगर आपकी हायर एजुकेशन के मामले में, किसी कॉलेज के मामले में, किसी यूनिवर्सिटी के मामले में कोई फीडबैक है, कोई आ रहा है, कोई शिकायत भी अगर आपके पास है तो आप उसको बराह रास्त हमारे इस प्रोग्राम के साथ शेयर कर सकते हैं। जी तलत साहब, खैर मकदूम तो मैं आपका कह चुका हूँ। एक थोड़ा सा अगर हमें ब्रीफ आपके एक इंट्रोडक्शन मिल जाते आपके इस महकमे की, हायर एजुकेशन का महकमा क्या है? बिल्कुल, जो हमारी जम्मू और कश्मीर की यूनियन टेरिटरी का है, जो अभी हिस्सा है इसमें करंटली, उसमें हमारे पास 92 हमारे डिग्री कॉलेजेस हैं और हमारे पास इसमें 7 यूनिवर्सिटीज़ हैं। उसमें से जो 2 यूनिवर्सिटीज़ हैं, जम्मू की यूनिवर्सिटी, कश्मीर की यूनिवर्सिटी, ये पुरानी यूनिवर्सिटीज़ हैं और 3 हमारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आप कह सकते हैं कि एक सेमी गवर्नमेंट टाइप है, जिसमें बाबा शाह गुलाम शाह यूनिवर्सिटी रजौरी में है, एक हमारी SMVD यूनिवर्सिटी श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की जो यूनिवर्सिटी है उसको कटरा में हमें इस्टाब्लिश हुआ है, और एक हमारी इस्लामिक यूनिवर्सिटी अवंतीपुरा में इस्टाब्लिश है। तो 3-5 हैं। 2 हमारी ऐसी यूनिवर्सिटी कॉन्स्टिट्यूट हुई हैं जो 5-5 कॉलेज हमारे प्रीमियम कॉलेजेस थे, उनको हमने इकट्ठा करके एक यूनिवर्सिटी कॉन्स्टिट्यूट कर दी है, जिसको हम क्लस्टर यूनिवर्सिटी के नाम से जानते हैं। श्रीनगर में और जम्मू में 10 कॉलेजों की यूनिवर्सिटीज़ 2 हैं। तो इस तरह से हमारी ये टोटल मिला के 7 यूनिवर्सिटीज़ हैं। उसके अलावा भी हमारे इंस्टीट्यूट्स हैं, जैसे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हमारा, जिसको इंजीनियरिंग कॉलेज पहले कहा करते थे, वो भी एक डीम यूनिवर्सिटी है। और उसके अलावा जो हमारे शेर कश्मीर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, वो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट देखता है, बट 2 यूनिवर्सिटीज़ हमारे एग्रीकल्चर की हैं। और इसी तरह मेडिकल स्ट्रीम में भी हमारी यूनिवर्सिटीज़ हैं 2, तो वो भी हमारा इस तरह सिनारियो हायर एजुकेशन का हमारे स्टेट में या यूटी में है। जी, तो नाज़रीन आप जान गए होंगे कि अगर आपके जहन में ये जो हमारी 7 यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पे हैं, खा वो क्लस्टर यूनिवर्सिटीज़ 2 हो और जो 3 जो है हमारी गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी हो, श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी हो, या इस्लामिक यूनिवर्सिटी बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी हो, या इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो, या फिर कश्मीर यूनिवर्सिटी हो या जम्मू यूनिवर्सिटी हो, तो इन हवाले से, इन यूनिवर्सिटीज़ के हवाले से, इनके कोर्सेज़ के हवाले से, इनकी फैकल्टी के हवाले से, यानी इनमें जो कुछ भी हो रहा है उस हवाले से अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन है तो आप बराह रास्त हमारे इस प्रोग्राम में उसको ला सकते हैं। जी तलत साहब, आजकल जो है नई एजुकेशनल पॉलिसी जो है कौमी सतह पर सर्कुलेशन में है और काफ़ी एक बड़े डिबेट का भी मौजू है। तो ये जो नई एजुकेशन पॉलिसी है इसके क्या महरक़ात हो सकते हैं या क्या इम्पैक्ट हो सकता है, क्या सेलिएंट फीचर्स हैं? देखिए, हमारे जो एक एजुकेशन पॉलिसी 1986 में आई थी, 82 में स्टार्ट हुआ था, 86 में नोटिफाई हो गई, तो वो उसके अरसे के बाद आज पहली बार हमने कोई पॉलिसी देखी है जो नेशनल लेवल पे बिल्कुल ट्रांसफॉर्मेशनल चेंजेस के बारे में बात कर रही है। जो 82 की पॉलिसी थी उसका कुछ और मैंडेट था, उसके एजुकेशन स्प्रेड करना था, इन्वॉल्वमेंट एनरोलमेंट करना था, वो परस्यू होता रहा 30 साल। अब 35 ईयर्स के बाद एक पॉलिसी अनाउंस हुई है और इसको काफ़ी थॉट प्रोसेस के ज़रिए हमारे सामने लाया गया है और कई दानिश्वरों ने, कई एकेडमिशियन ने इसमें अपना कंट्रीब्यूशन दिया। 2 साल इस पर डिबेट चलता रहा। अल्टीमेटली इसमें वो चीज़ें देखी गई कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में क्या चीज़ें एलिंग, अभी आपने मेंशन किया नॉर्थ पोल साउथ पोल, वही देखा गया कि कैसे तरक्की पजीर जो ममालिक हैं वहाँ पे हायर एजुकेशन सिनारियो किस तरह का है और क्यों वो आगे बढ़ते जा रहे हैं, कैसे वो अपनी जो
आजकल जो चैलेंजेस हैं, टेक्नोलॉजी चैलेंजेस हैं या रिसर्च के चैलेंजेस हैं, उसमें हमारे हायर एजुकेशन का कैसे रोल रहा है, वो कैसे अपने जो सोशियो इकोनॉमिक चैलेंजेस को फेस करने के लिए इंटीग्रेट होते हैं, या जो भी नया रिसर्च हो रहा है फील्ड में साइंस का या टेक्नोलॉजी के साइंस का, उस रिसर्च को कैसे यूनिवर्सिटी सेंटर स्टेज आके अपना फोर फ्रंट पे ले आ रहे हैं। आपने सुना होगा जैसे अभी हमारे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से रिसर्च हो रहा है कोविड का, तो यूनिवर्सिटी ही बनी है रिसर्च का सेंटर। तो ये चीज़ें हमने देखी कि अब हमारे जो इंडिया सिनारियो जो है इंडिया कंट्री का, तो उसमें ये कहीं ना कहीं गैप है। हम आइसोलेटेड महकमे में एक डिग्री अवार्डिंग इंस्टीट्यूशन की तरह काम कर रहे हैं, और जो हमारे रियल लाइफ चैलेंजेस हैं और रियल लाइफ जो टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट्स हैं उसमें और हमारे बीच में काफ़ी गैप एग्जिस्ट कर, उस गैप को ब्रिज करने की ये पॉलिसी है। और प्लस इसमें फोकस किया गया कि जो भी इंडिविजुअल्स हमारे पास आए, अंडर ग्रेजुएट में रजिस्टर हों या पीजी में रजिस्टर हों, उनको वेल राउंडेड डेवलपमेंट हो, होलिस्टिक डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट दिया गया है। ना सिर्फ वो तालीम हासिल करे, बट उसके जो बाकी परस्यूट्स हैं, जो उसके अंदर टैलेंट छुपा हुआ है, चाहे वो स्किल का टैलेंट है, चाहे वो म्यूजिक का टैलेंट है या रिसर्च का टैलेंट है, उस सभी को मौका दिया जाए ताकि वो अपने टैलेंट को पहचाने खुद अपना। जी तल साहब, इस पे तो और भी प्रोग्राम में बात होती रहेगी। पहले इस वक्त हमारे साथ हमारे आज के पहले कॉलर जुड़ चुके हैं, तो उनसे बात कर लेते हैं। हेलो जी। अस्सलाम वालेकुम कमिश्नर साहब। अस्सलाम वालेकुम। मैं शबीर अहमद बडगाम से बोल रहा हूँ। जी शुक्र साहब। शबीर अहमद बोल रहा हूँ, बडगाम से, डिस्ट्रिक्ट बडगाम से बात कर रहा हूँ। जी 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 जी, असल में आपकी आवाज़ जो है मैं सही तौर से सुन नहीं पा रहा हूँ। शबीर अहमद है। शबीर अहमद। शबीर अहमद बोल रहा हूँ बडगाम से। जनाब आवाज़ आ रही है? जी जी जी, नहीं, हमारे यहाँ पे कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है, आपकी आवाज़ तो आ रही है जी। पहले तो मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, आपने कमिश्नर साहब को आज के प्रोग्राम में दावत दिया है। बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं आपका। जी बहुत शुक्रिया। पेरेंट बात कर रहा हूँ, डिस्ट्रिक्ट बडगाम से एक पेरेंट में बात करता हूँ। हमारे बहुत सारे बच्चे जो सिविल सर्विस के लिए इंस्पायर हुए हैं। जी आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी जी। कमिश्नर साहब से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि मेरे इस इशू पे थोड़ा मुतवज्जा हो जाए। बहुत सारे बच्चे जो 12th पास करके कॉलेज में एडमिशन लेते हैं जी, उनको सिविल सर्विस के लिए बहुत ही वो इंस्पायर हुए हैं। बहुत सारे जो सिविल सर्विस टॉपर्स हमारे स्टेट में रहे हैं। जी लेकिन बदकिस्मती की बात है, यहाँ एक सब्जेक्ट है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जो हमारे कॉलेज में बहुत कम है, ना के बराबर है। जी वो इस सब्जेक्ट में बहुत इंटरेस्टेड है, क्योंकि उन्होंने शाह फैसल साहब से इंस्पायरेशन ली है, बहुत सारे सिविल सर्विस टॉपर से इंस्पायरेशन ली है। लेकिन बदकिस्मती की बात है, वो सब्जेक्ट हमारे कॉलेज में अभी तक नहीं पढ़ाया जा रहा है। अगर कहीं कहीं है, लेकिन बहुत कम तादाद में है। जी जी बिल्कुल जी। ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की इन्होंने बात की। इसी तरह से हमारे फिलॉसफी का भी रिक्वेस्ट आया है कि फिलॉसफी भी सब्जेक्ट्स होना चाहिए, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सब्जेक्ट होना चाहिए। ये 2-3 सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो बड़ी डिमांड हमारे पास कई कॉलेजेस में है। तो हमारे पास 5-6 कॉलेजों में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, और फिलॉसफी भी हमारा 6 कॉलेजों में चल रहा है पूरे JNK में। बट हम चाहते हैं कि और भी फिलॉसफी के 5-6 कॉलेजों में और हम शुरू करें। इसी तरह पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में भी हमारा कोई 5-10 कॉलेजों में स्टार्ट करने का प्रोग्राम है। अभी हम इसी हफ्ते में इसको रैशनलाइज कर रहे हैं कि किस कॉलेज में क्या हमारा एनरोलमेंट है इस हर सब्जेक्ट में। किसी कॉलेज में अगर एनरोलमेंट किसी सब्जेक्ट का कम है तो उसको वहाँ से कम कर दिया जाएगा, और जहाँ डिमांड ज़्यादा है किस सब्जेक्ट की, जैसे अभी इन्होंने बडगाम का कहा, तो हमारी यही रिक्वेस्ट रहेगी इसी महीने में हम ये रैशनलाइजेशन से सब्जेक्ट नए इंट्रोड्यूस करेंगे और कुछ सब्जेक्टों को एक्सटिंग्विश भी करेंगे जहाँ के डिमांड नहीं है। तो ये इनका शिकायत दूर हो जाएगी। हम कोशिश करेंगे 5-6 कॉलेजों में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और 5-6 कॉलेजों में फिलॉसफी के सब्जेक्ट्स इंट्रोड्यूस किए जाएं जल्दी से इसी साल। जी जी जी। एक और कॉलर हमारे साथ हैं, हमारे रेगुलर कॉलर हैं MK भट्ट साहब, दिल्ली से। आदाब। जी आदाब। हेलो आदाब। जी आदाब। हाँ आदाब, मैं MK भट्ट बोल रहा हूँ। MK भट्ट बोल रहा हूँ जी भट्ट साहब। हाँ 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 रूप साहब, आपने पहले ही, मैं तो ये पहले बार बार कह रहा था, प्लानर्स ऑफ एजुकेशन मैं कॉल्स कर रहा हूँ बाहर भी और JNK में, मैक्सिमम कश्मीर में। एक बात मैं कहना चाहता हूँ, जो आपने बोला वेस्टर्न वर्ल्ड जो एडवांस्ड है एंड वी आर द डेवलपिंग कंट्रीज, हम जो डेवलपेंगे, दिस इज व्हाट आर वास्ट ऑफ डिफरेंस बिटवीन द टू, डेवलप्ड एंड डेवलपिंग। मगर मैं कहना चाहता हूँ, आपने जो सही बोला है, यू आर टॉकिंग, वो मैं बार बार कह रहा हूँ, हमारे जो पॉलिटिकल बॉसेस हैं, whatever they come from after 5 years, it is planners are also going according to whims and wishes of those political standards. मैं कहता हूँ जो ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज एंड हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, द टॉपेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, देयर अगर गवर्नमेंट कोई अगर चेंज भी होता है, बट दे कीप
वेरी डीप सेंस कि कहाँ चेंज होना चाहिए, किस जगह होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू द स्टूडेंट्स एंड अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट वी शुड डील इंटरनेशनली। जी whether it is science, whether it जी is बट साहब अगर आप policy। स्पेसिफिकली कोई क्वेश्चन हाँ, मैं क्वेश्चन ये करना चाहता हूँ सर, मेरा मतलब है वी आर चेंजिंग द सिलेबसेस, वी आर चेंजिंग द प्लानर्स आर प्लानिंग 3-3 साल के बाद चेंज कर रहे हैं। इससे क्या स्टूडेंट पर भी असर पड़ता है? जो असर पड़ता है वो सिलेबस भी चेंज। देखो आज एजुकेशन पॉलिसी आई, नाउ यू हैव टू गो न्यू एजुकेशन पॉलिसी अकॉर्डिंग टू द हिंदी पढ़ना है, वो पढ़ना है, regionalism, but whatever the international we have to use, we should go according to progress of our countries. So हम अंडर डेवलप्ड रहते हैं, प्रोग्रेसिव कंट्रीज तो आगे ही रहते हैं। इट शुड नॉट हैव प्लानर्स, अगर इस पर भी ध्यान दे, सपोज हियर आर प्लानर्स एजुकेशन पॉलिसी, दे शुड थिंक अबाउट दिस मैटर, बिकॉज ये मैं फील कर रहा हूँ we are unstatic in so many matters, Indian policies. Thank you, sir. जी बट साहब थैंक यू फॉर कॉलिंग इन, बट यू विल हैव टू ऑलवेज, मतलब हम सबको ये जो कुछ भी आपने कहा वो हम सब के लिए एक लम्हा फिक्रिया हो सकता है, लेकिन हमें ये चीज़ भी अप्रिशिएट करनी होगी कि द अमाउंट ऑफ ऑटोनॉमी जो वेस्टर्न यूनिवर्सिटीज़ में देखने को मिलती है, उस हिसाब से हमारा जो सिस्टम है, हमारे सिस्टम में शायद उस हद तक की ऑटोनॉमी हमारे जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, जो हमारी यूनिवर्सिटीज़ है, उनको शायद मैसर नहीं है। बट तलत साहब अगर आप इसमें, बट साहब की बात बड़ी दुरुस्त है कि जब तक यूनिवर्सिटीज़ अपने सिलेबस को एक दिशा में ना रखें, कंसिस्टेंसी ना रखें प्लानिंग में, तब तक शायद प्रोग्रेसिव आउटकम्स नहीं निकलेंगे हमारे एजुकेशन सिस्टम का, जो शायद बट साहब इशारा कर रहे हैं कि हम तरक्की की तरफ नहीं जा पा रहे हैं। तो ये बट साहब का मैं बताना चाहूँगा कि 2 किस्म की रेगुलेशंस होती हैं। एक फाइनेंशियल रेगुलेशंस होती हैं जिसके लिए गवर्नमेंट के पास होती हैं पावर्स कि जब भी आप नया कोर्स को स्टार्ट करो, अगर आपके फंड्स नहीं है और गवर्नमेंट को अप्रूव करें, तो गवर्नमेंट हैज़ टू अरेंज द फंड्स फॉर स्टार्टिंग ए न्यू कोर्स और न्यू वोकेशन और न्यू प्रोफेशनल स्ट्रीम्स। तो वो वहाँ पे हम रेगुलेशन जरूर करते हैं पॉलिसी प्लानिंग में। बट ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जिसका जिक्र करे थे हमारे भट्ट साहब, तो मैं ये कहना चाहूँगा 30 ईयर्स के बाद कोई पॉलिसी आई है तो इतनी बड़ी ड्रास्टिक चेंज इसमें है, जिसमें मोस्टली ये कहा गया कि 3 तरह के इंस्टीट्यूशन अब होंगे। एक तो होगा हमारा रिसर्च इंस्टीट्यूशन, जिनको रिसर्च की तरफ फोकस किया जाएगा, वो बहुत सारी कम लेवल पर टीचिंग भी करेंगे, जैसे हमारा कश्मीर यूनिवर्सिटी, इट कैन इमर्ज एज ए रिसर्च इंस्टीट्यूशन। एक इंस्टीट्यूशन होंगे जहाँ पे हमारा एकेडमिक्स होगा और साथ में थोड़ी सी रिसर्च होगी, तो अवर क्लस्टर यूनिवर्सिटीज कैन इमर्ज एज ए एकेडमिक एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशन। उसके अलावा थर्ड सेट ऑफ इंस्टीट्यूशन जो होंगी वो ऑटोनमस डिग्री ग्रांटिंग कॉलेजेस होंगे या यूनिवर्सिटीज होंगी, जिनका काम सिर्फ डिग्री ग्रांटिंग होगा। तो ये 3 जब कैटेगरी सेग्रीगेट हो जाएंगी तो रिसर्च इंस्टीट्यूशन के पास मौका मिलेगा कि उनके पास हाई एंडेड जो इक्विपमेंट खरीदना है रिसर्च के लिए, जो उनको कंसल्टेंट लगवाने हैं या अपने कंसल्टेंसी देनी है या रीच आउट करना है गवर्नमेंट को, तो दोज विल इमर्ज इन अ हाई इम्पैक्ट वैल्यू फॉर द सोसाइटी, और हम डेवलप कंट्री की तरफ एक स्टेप उठाएंगे। दूसरा जो टीचिंग वाला है, जो ऐसे कोर्सेज टीच कराने, जैसे आपका मैं बताऊं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोर्स है, डाटा साइंस का कोर्स है, या जो बाकी आजकल की टेक्नोलॉजीज हैं, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजीज, हॉर्टिकल्चर टेक्नोलॉजी, तो सोसाइटी वो जिसका इम्पैक्ट है हमारा इकोनॉमिक के साथ, वो इंस्टीट्यूशन और सोशल इम्पैक्ट जो चीज़ें रखती हैं, जैसे हमारा साइकोलॉजिकल हेल्थ है, मेंटल हेल्थ है, इसकी तरफ जो वो दूसरे टाइप ऑफ इंस्टीट्यूशन अपना रुझान लगाएंगे, स्किल बढ़ाने का काम करेंगे। और तीसरे टाइप जो जिसको नॉर्मल डिग्री, जैसे हमने कहा सिविल सर्विस को करना है, तो उसके लिए नॉर्मल डिग्री चाहिए उसको, तो डिग्री अवार्डिंग इंस्टीट्यूशन का अलग काम होगा, अभी रिसर्च इंस्टीट्यूशन अलग काम होगा। पहले हम ये क्या कर रहे थे, एक ही कश्मीर यूनिवर्सिटी को तीनों काम दे रहे थे, अब हम सेग्रीगेट जब करेंगे तो इसमें कंसिस्टेंसी भी रहेगी। रिसर्च प्रोजेक्ट एक बार किसी के सैंक्शन हो जाता है, चाहे डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी करे, चाहे हमारे यूजीसी सैंक्शन करे या डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी सैंक्शन करे, तो वो सैंक्शन रहेगी 5 साल 6 साल, जब तक प्रोजेक्ट की लाइफ रहेगी। इस तरह नए नए प्रोजेक्ट आते रहेंगे, तो उसमें गवर्नमेंट का रोल नहीं रहता है, ऑटोनॉमी रहती है रिसर्च इंस्टीट्यूशन के पास। डिग्री जो होती है अवार्ड करना या करिकुलम डिसाइड जो करना होता है, उसके लिए भी डिग्री अवार्डिंग का जो सिलेबस होता है वो बोर्ड ऑफ स्टडीज फिक्स करती है, यूजीसी रेगुलेट करता है, यूजीसी इज अ बॉडी ऑफ एकेडमिशियन। तो इन में बट सब जो कहते हैं, ये शायद वजह अभी तक हम उस लेवल तक नहीं पहुंच पाए, उसकी वजह कहीं हमारा मल्टी फंक्शनल ऑफ द यूनिवर्सिटीज है, वो डिग्री भी अवार्ड करते हैं, रिसर्च भी करते हैं और करिकुलम को इनोवेट भी करते हैं। तो तीनों चीज़ें नहीं करनी है, अलग अलग चीज़ों ने करनी है, तो उससे मुझे लगता है काफ़ी कुछ फर्क पड़ेगा। मुझे उम्मीद है ये पॉलिसी इज गोइंग टू ब्रिंग अस एट पार विद एनी अदर यूरोपियन एंड अमेरिकन यूनिवर्सिटीज। जी जी, इंशाल्लाह, लेट्स होप। एक और कॉलर नाज़िन हमारे साथ हैं। हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। मुदस्सिर भट्ट फ्रॉम पुलवामा। जी मुदस्सिर सर, मुझे सर से बात करनी थी इस बारे में कि एकेडमिक अरेंजमेंट को लेकर क्या स्टैंड है सर का, क्योंकि हम देख रहे हैं पिछले 1 साल से स्टेटस क्यू कैंडिडेट अभी जॉब में है, और जो वेल क्वालिफाइड कैंडिडेट्स है, जैसे मैं हूँ, मैंने एमफिल किया है, पीएचडी किया है, सेट किया है, डिप्लोमा इन लिंग्विस्टिक्स किया है मैंने, लेकिन मैं भी घर पे बैठा हुआ हूँ।
देखिए हर साल हम क्या करते हैं कि जब हमारा जो बैलेंस, हमारी जो फैकल्टी की रिक्वायरमेंट है वो हमारी एक्चुअल फैकल्टी के से ज़्यादा है, तो हमें हर साल कोई 2000 से 2500 टीचर्स एकेडमिक ईयर में लगाने पड़ते हैं। हमेशा हम एक एडवर्टीजमेंट निकालते हैं और लोगों को अपनी जो डिग्री हासिल की होती है, जैसे पीजी का किया होता है उन्होंने या पीएचडी किया होता है, उस पर स्कोरिंग रहती है उनकी, और जो लोग ऑलरेडी सर्विस कर चुके हैं एकेडमिक ईयर में उनको भी हम एक्सपीरियंस के पॉइंट देते हैं, मैक्सिमम 10 पॉइंट स्कोर कर सकते हैं। तो उस पर हमारा मेरिट लिस्ट ड्रॉ होता है, इनको मालूम है इसके बारे में। तो हमने अब की बार भी ऐसा ही एक मेरिट लिस्ट ड्रॉ करने की कोशिश की है, बट उन पोस्टों के लिए हम हेल्ड अप हुए हैं जहां पे कोर्ट ने हमें स्टेटस को करने के लिए कहा है, जब तक वो फैसला ना करें उनकी पटिशन का, जिन पटिशनर ने वहां पे उनके सामने अर्जी लगाई है, तो उसका फैसला मुझे लगता है 20 तारीख को हमारा एक केस लगा हुआ है, उसमें एकेडमिक ईयर का फैसला होने का हमें उम्मीद है। जो ही वो फैसला आया था, जो लोग एज पर मेरिट हमारे पास बने हुए लिस्ट, जितने लोगों को हम लगा पाए हैं 400 लोगों के, उसके बाद भी जो लोग हैं अगर ज़रूरत पड़ती है हमें तो और भी लगाएंगे, बट हमेशा से हमारी एडवर्टीजमेंट होगी। बट उनकी जो ग्रीवेंस है हमारे एकेडमी में जो लोग लगे हैं उनका ये कहना है कि हम 1 साल के लगते हैं और बार बार हम ही सिलेक्ट होकर आते हैं पिछले 10 सालों से, तो हमें क्यों बार बार अप्लाई करना पड़ता है। उनकी भी एक पॉइंट है, हमने उस पर रिकॉर्ड किया है। नॉट ओनली दैट, बल्कि एक और चीज़ जो उनके साथ है वो है कि हमारे यहाँ पे एक लीगल डिक्टम है, इक्वल वर्क इक्वल वेज, लेकिन उनको वो रिन्यूमरेशन नहीं मिलता है जो एक रेगुलर फैकल्टी को मिलता है, टेन्योर्ड फैकल्टी को मिलता है। काम तो वो भी वही करते हैं, उसी पोस्ट पे करते हैं। यही कोर्ट के सामने उनके 2 पॉइंट है। जो उनकी रिन्यूमरेशन का मामला है उसमें ये कहूँगा कि हमारे पास रिसोर्सेज जितने अवेलेबल होते हैं, हमें फिर नंबर ऑफ टीचर्स को कम करना है। 2500 में रिक्वायरमेंट है, फिर हम शायद 1000 ही लगा पाएंगे, फिर 1500 हमारे टीचर्स कम रहेंगे और एक टीचर के पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ज़्यादा होंगे, तो उससे हमारी क्वालिटी एजुकेशन में फ़र्क पड़ेगा। कहीं ना कहीं हमें कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। पूरी रिन्यूमरेशन नहीं तो कम से कम 75% तो रिन्यूमरेशन को मिलनी चाहिए, हम भी उनके फेवर में बात करते हैं। बट जो उनका कहना कि हम बार बार अप्लाई करते हैं, उसके बारे में कोर्ट क्या हमें डायरेक्शन देती है कि आप बार बार अप्लाई करना जायज़ है, जबकि वो आते हैं हमारे पास 1 साल के लिए और हमारे पास एफिडेविट स्वार्न करते हैं, उसके बाद हम दोबारा एफिडेविट निकालते हैं हर नए कैंडिडेट के। जैसे ये कैंडिडेट हमारा ये कर रहा है, ये ऐसे ही कैंडिडेट के लिए हर साल निकलती है एडवर्टीजमेंट, और अब की बार भी निकली थी। मुझे लगता है, उम्मीद करता हूँ इन्होंने अप्लाई किया हो और इनका मेरिट में नाम हो। अगर नहीं अप्लाई किया है तो अब दिसंबर और जनवरी में दोबारा एडवर्टीजमेंट निकालेंगे, इनको जरूर अप्लाई करना चाहिए और मेरिट में हम जरूर लाएंगे जी। नाज़रीन, एक और कॉलर इस वक्त हमारे साथ हैं। हेलो, मसूद अहमद गांधरबल से। जी मंजूर साहब। हाँ जी, कुछ वक्त पहले ये ऐलान हुआ है कि कश्मीरी सब्जेक्ट हम तमाम कॉलेजों में इंट्रोड्यूस करें, और फिर आज तक वो नहीं है, तमाम कॉलेजों में नहीं हुआ। और इसके अलावा लाइब्रेरी साइंस का क्या हाल है? और कुछ टीचर डिमांड करते हैं यानी 40% कोटा, यानी हायर सेकेंडरी टीचर्स लेक्चरर 40% कोटा हमें दे दे हायर एजुकेशन। क्या ये कभी हो सकता है? थैंक यू सर। देखिए, हमारी जो रिक्रूटमेंट फैकल्टी की होती है वो यूजीसी नॉर्म्स के हिसाब से होती है। यूजीसी नॉर्म्स ने जो प्रिस्क्राइब की हैं क्वालिफिकेशन, वो हमने अडॉप्ट कर ली है। जो उसके हिसाब से जिसको कोटा मिलता है, जिस सब्जेक्ट को मिलेगा, वो हम ज़रूर रिक्रूट करेंगे। हम कोई जो कॉलेज हायर सेकेंडरी लेक्चर को वहाँ कोटा मिलना है, ये स्टेट की रही होगी पॉलिसी, बट हम यूजीसी की तरफ ग्रेजुएट कर रहे हैं तो हम वही अडॉप्ट करेंगे जो मेरिटोरियस चीज़ें आती हैं यूजीसी में। वो उसमें API स्कोर देखते हैं, कितने रिसर्च पेपर पब्लिश किए हैं, कितने आपने बाकी पब्लिकेशन आपकी हैं, बुक्स कितनी हैं, कितने सेमिनार किए हैं, तो उसमें स्कोरिंग उनकी रहती है। उसी स्कोरिंग के हिसाब से सिलेक्शन करेगा हमारा PSC करती है सिलेक्शन, तो वो हम रखेंगे। कश्मीरी सब्जेक्ट जहाँ तक उन्होंने कहा, इनको मैं बताऊं कि पिछले ही साल हमने 45 लोग कश्मीरी लैंग्वेज के रिक्रूट किए हैं और उनको मुख्तलिफ कॉलेजों में भेजा है। तो अब की बार मुझे नहीं लगता कोई ऐसा कॉलेज बचा है जहाँ पे कश्मीरी नहीं पढ़ाया जाएगा। नॉट ओनली कश्मीर वैली में, बट मैं ये कहूँगा रजौरी पुंछ में और जो डोडा का बेल्ट है वहाँ भी कश्मीरी के हमने एक पोस्ट दे दिया है। तो कश्मीरी के हमारे पास सफिशिएंट फैकल्टी है, वी डोंट रिक्वायर एनी मोर कश्मीरी फैकल्टी फ्रॉम देयर। हाँ, लाइब्रेरी साइंस जो उन्होंने कहा, ये उनमें से एक सब्जेक्ट है, जैसे उन्होंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जिक्र किया था। लाइब्रेरी साइंस आल्सो हैपेंस टू बी वन ऑफ द वेरी डिमांडिंग सब्जेक्ट, हम उसको भी इंट्रोड्यूस करना चाहेंगे कुछ कॉलेजेस में। जी तलत साहब, एक जो इस वक्त पूरी दुनिया जिस चीज़ के साथ, जिस चैलेंज से जूझ रही है, वो है कोविड का। और ऑब्वियसली ये इस वबा का जो सबसे बड़ा एरिया रहा है, जो मुतासर हुआ है, वो है हमारी एजुकेशन। तो ये जो एक डेफिसिट हो गया है, एक चैलेंज पोज कर रहा है पूरे एजुकेशन, क्योंकि हमारी यूनिवर्सिटीज़ बंद पड़ी हुई हैं, हमारे स्टूडेंट्स कॉलेज नहीं जा पा रहे हैं, यूनिवर्सिटीज़ को अटेंड नहीं कर पा रहे हैं। तो इसको आपका जो महकमा कैसे टैकल कर रहा है? देखिए, मैं ये कहूँगा, मैं मुबारकबाद दूंगा जम्मू कश्मीर के लोगों को, और इसमें लद्दाख भी शामिल करूँगा। 16 बच्चे ऐसे थे जिन्होंने हमारा UPSC में सिविल सर्विस क्लियर किया। ये पहली बार इतने नंबर में UPSC में बच्चे सिलेक्ट हुए हैं। दूसरा, हमारे जो बच्चे 12th का रिजल्ट निकला, 75% रिजल्ट निकला है। गोया हमारे लोगों में एक कैपेसिटी है
टू फेस द चैलेंजेस, चैलेंज पोज बाई आइदर हमारे जो हड़ताल होते हैं, डिस्टर्बेंसेस होती हैं, लॉकडाउन हो जाता है, उसको भी ओवरकम कर लेते हैं हमारे बच्चे। और हमारे घर में स्टडी करने का शुरू से माहौल रहा है। जब मैं स्कूल डेज में था, कॉलेज डे में था, सेल्फ स्टडी का माहौल हमारे पास है, हम खुद पढ़ते हैं। सेल्फ स्टडी जो है वही एसेंस ऑफ एजुकेशन है। और मुझे लगता है कि हमारा जो सिस्टम है इस तरह से कोप अप हुआ। बट इसको बेस बनाते हुए मैं आगे ये बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ एक गूगल प्लेटफॉर्म मिला था, गूगल क्लासरूम, उसके ज़रिए काफ़ी बच्चों को रीच आउट हुए हैं हम, चाहे वो स्कूल एजुकेशन में बात हो या कॉलेज में बात हो। मुझे एक फिगर मिला था 2 महीने पहले, 18,800 लेक्चर ऑनलाइन हमारे बच्चों ने, हमारे टीचर्स ने दिए हैं, लेक्चर्स ने दिए हैं और लोगों ने अटेंड किए हैं। उसके अलावा जो उनको एक जो सॉफ्ट कॉपी में नोट्स देने थे या मेल में भेजना था, वो भी कई लोगों को नोट्स की शक्ल में, रीडिंग मटेरियल की शक्ल में वो मटेरियल पहुंचा था और कॉलेजों में बच्चे खुद आके कलेक्ट करके ले गए थे और उन्होंने खुद सेल्फ स्टडी में काफ़ी कुछ कोप अप कर लिया। बट स्टिल देयर रिमेन्स अ गैप विद दोज कॉलेजेस जो रिमोट में हैं, जो जहाँ पे हम शायद डिजिटली, इनफैक्ट हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, एक डिजिटल डिवाइड भी तो हमारी सोसाइटी में है ना। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो एक ऐसे इकोनॉमिक बैकग्राउंड से आते हैं जहाँ पे उनको एक्सेस नहीं है इन सब चीज़ों से, जहाँ से वो ऑनलाइन सोर्सेज को 30% ऐसे हमारे बच्चे हैं, 30% मैं बताता हूँ आपको, 25 से 30% हमारा फिगर है जिनके पास या तो स्मार्टफोन नहीं है या वहाँ कम्युनिकेशन के मीन्स नहीं है, तो हम उनके तक नहीं पहुँच पाए। बट 70% बच्चों के तक हम पहुँच पाए हैं और वो परफॉर्म भी ऐसा करें। बट जो गैप आपने बताया डिजिटल डिवाइड का, वो अब की बार हम जो फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन हुआ है उनको हम पेन ड्राइव में अपना मटेरियल दे रहे हैं। ई कंटेंट हमने बना चुके थे, हमने दिसंबर लास्ट ईयर में ही, पता नहीं एडवांस में हमारे में मटेरियल पहुंच चुका था। ये कोविड का तो हमें मालूम नहीं था, बट लॉकडाउन का हमें मालूम था। लॉकडाउन को ओवरकम करने के लिए हमने वो कंटेंट मंगवा लिया था, ई कंटेंट, जिसको हम पैसे कॉलेज में ट्रेडिशनल मोड से लेक्चर जाके अपने नोट से देता था। वो ई कंटेंट अवेलेबल है, वो हम पेन ड्राइव में हर बच्चे को देना पसंद करेंगे, फर्स्ट सेमेस्टर का हो या थर्ड का हो या फिफ्थ का हो। तो तमाम सेमेस्टर का हमारा एडवांस में मटेरियल चला जाएगा उनके पास। और उसके अलावा उनके जो लाइब्रेरीज हैं उनको ऑगमेंट करने जा रहे हैं हम टेबलेट्स के साथ। तो हम 50,000 टेबलेट्स का हमने प्रोविजन किया है। हमें उम्मीद है 2 महीनों में हम 50,000 प्रोक्योर कर पाएंगे और अगले साल के सेशन के स्टार्ट होने से पहले हम ये टेबलेट्स डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए उन जगहों पे, उन कॉलेजों में जहाँ पे कम्युनिकेशन के मीन्स में कमजोरी है या बच्चों के पास स्मार्टफोन नहीं है। वो लाइब्रेरी की बुक की तरह इशू होगा, चाहे वो किंडल बुक की शक्ल में इशू हो या टैबलेट की शक्ल में इशू हो। तो हम लाइब्रेरीज को, उनकी लाइब्रेरी को इक्विप करेंगे और वो इशू करेंगे बच्चे और यूज करेंगे। अपनी डिग्री कंप्लीट होने के बाद वी कैन रिटर्न आल्सो। जी जी जी। नाज़िन एक और कॉल रहा इस वक्त हमारे साथ है। हेलो जी जी, मैं डॉक्टर अफशा फ्रॉम हैदरपुरा। जी जी, मेरा सवाल ये है, कॉन्ट्रैक्चुअल से लेके हैं जी। जैसे अगर हम बात कॉन्ट्रैक्चुअल की करें तो हरियाणा हो, पंजाब हो या फिर दिल्ली हो, यूपी हो, सारी जगह जो सैलरी मिलती है कॉन्ट्रैक्चुअल्स को वो असिस्टेंट प्रोफेसर की बेसिक सैलरी होती है जी। क्योंकि माशाल्लाह से असिस्टेंट प्रोफेसर जो काम कॉलेज में करते हैं वही कॉन्ट्रैक्चुअल्स भी करते हैं और क्वालिफिकेशन भी सेम रहती है। जी। तो सारी जगह जो बेसिक सैलरी एपीज की रहती है वही कॉन्ट्रैक्चुअल्स को मिलता है, दैट इज 57। लेकिन हमारे यहाँ आज भी 28 मिलता है। तो क्या, मैं सर से पूछना चाहती हूँ, क्या इस मामले में कोई प्रपोजल है इनका कि मतलब ऐसा कुछ करने का, या फिर से कोई ना कोई एक्सक्यूज दे के मतलब हमारा मुंह बंद किया जाएगा, या फिर ये समझा जाए कि क्या हम हिंदुस्तान के साथ इस मामले में नहीं है? जी मोहतरमा, मैं पहले ही ये इस बात का जिक्र कर चुका हूं, जो मैंने कहा कि एक इक्वल वर्क इक्वल वेज का प्रोविजन है हमारे लिए। देखिए, मैं बताना चाहूँगा आपको, 765 पोस्टें जो मेरे पास हैं वो वैकेंट है जी। अगर हमने सिर्फ 765 लोगों को लगाना है तो मुझे कोई एतराज़ नहीं कि 57,000 देने में बेसिक सैलरी जो है। बट हमें 765 नहीं लगाने हैं, हमने 2500 लोग लगाने हैं। 2500 हमने 1800 लोगों के लिए जो प्रोविजन करना है वो तो बच्चों की फीस से आएगा। या तो बच्चों की फीस मुझे बढ़ानी है, अगर बच्चों की फीस बढ़ाते हैं तो पब्लिक में आउटक्राई हो जाता है कि भाई हमारी फीस बहुत बढ़ गई। इनफैक्ट हमारा इस वक्त जो डिमांड है बच्चों की तरफ से कि हमारा फीस माफ कर दिया जाए, तो गोया हमारे पास वो फीस कलेक्ट नहीं होगी टू पे द रिनोवेशन। या तो 765 बच्चों को ही, अफशाना जी को बोलूंगा कि 765 ही लोगों को लगाएं जी। एक टीचर के पास 300 बच्चे पढ़ाने के लिए हो जाएंगे। क्या वो वाला सोल्यूशन हम दें, या हम ये करें कि बच्चों की फीस बढ़ाएं और इनको 57,000 दें? क्या सोल्यूशन हमारे लिए है? तो गोया हमें एक मिडवे निकालना पड़ेगा जिसमें हम प्रोफेसर्स को भी कुछ अच्छा सब्सटेंशियल अमाउंट दे पाएं और बच्चों को फीस भी ना बढ़ाएं। दोनों तरफ से हमें मैच करना पड़ेगा। अदरवाइज अगर सिर्फ 765 लोग लगाने हैं तो हमें UT-J&K में कोई एतराज़ नहीं है कि हम 57,000 दें। जो बाहर के स्टेट्स का इन्होंने मेंशन किया, हरियाणा का या कहीं और का, वहाँ पे वो प्रोफेसर लगाए जाते हैं अगेंस्ट वैकेंसी।
ओनली, उससे ज़्यादा नहीं लगाए जाते। हम उससे ज़्यादा लगाने की कोशिश करें, गोया हम ज़्यादा लोगों को रोज़गार देने की बात करते हैं और हर एक प्रोफेसर को 100 से 120 बच्चे के करीब पढ़ाने के लिए होना चाहिए, तभी लोगों को पढ़ाया जाएगा। तो अगर अफसाना जी का कोई सजेशन इसके अलावा हो तो मैं कोई मिन्स वर्ड नहीं करूँगा, आई विल बी वेलकमिंग दैट स्टेप। जी जी तलत साहब, अब की बार जो एडमिशन्स वगैरह का जो प्रोसेस है वो भी लेट चल रहा है, तो इसको आपका महकमा कैसे कुछ हमारा 2 महीने का लेट जरूर हुआ, बट हमने कोप अप कर लिया, बिकॉज यूजीसी की गाइडलाइन इशू आगे जून में हमारे पे गाइडलाइन हुई कि जो एग्जामिनेशन इंटरनल एग्जामिनेशन होते जो टर्मिनल एग्जामिनेशन के बगैर, जैसे फर्स्ट सेमेस्टर का बच्चा सेकंड सेमेस्टर में जाना है तो उसको इंटरनल असेसमेंट पे ही आप प्रमोट कर लीजिए, और वही हमने किया। सेकंड सेमेस्टर में ले आए, फोर्थ सेमेस्टर में ले आए या 6 सेमेस्टर में ले आए। बट जब 6 सेमेस्टर से पास आउट किसी को करना है या पीजी में 4 सेमेस्टर पास आउट करना है, उनके लिए टर्मिनल एग्जामिनेशन लेना जरूरी है। तो इन वे हमने एडमिशन प्रोसेस को रोका नहीं है, हमने एडमिशन प्रोसेस को चलाया है। अब की बार सेशन ही हमारा जो पहले अगस्त में स्टार्ट हुआ करता था, अब यूजीसी ने कहा 15 सितंबर के बाद स्टार्ट होगा, क्योंकि 2 महीने की छूट मिली है सेशन में वहां भी। बट कश्मीर में इसका इफेक्ट नहीं रहा, बिकॉज मार्च में हमारी पूरी एडमिशन हो चुकी थी। सिर्फ क्लस्टर के कुछ कॉलेजेस थे जहां एडमिशन नहीं हुई, वहां भी माशाल्लाह प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। अब उनका जो बैकलॉग है वो हम इकट्ठे कंप्लीट करके, मुझे उम्मीद है कि बाई जनवरी विल बी एबल टू कोप अप विद द गैप। तो हमें उम्मीद है कि हम ये जो लॉस हुआ है एडमिशन का या टाइम लैप्स हुआ, विल बी मेकिंग अप बाई मार्च ऑफ 2021। बच्चों का साल ज़ाया नहीं होने दिया, एडमिशन होते रहे इंशाल्लाह। नाज़रीन, एक और कॉल। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर ऐसा हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट्स में से एज ए कंट्रैक्चुअल लेक्चरर काम करना जी। सर पदमो वारिया वरियो पे छु तो वारिया लेट एस मतलब हायर एजुकेशन की तरफ ये वन आमुत कि अस करो रेगुलराइज वगैरह वगैरह, तो उस पॉलिसी क्या है सर इसमें? तो वनुन पनुन नाव किन? डॉक्टर शौकत है जी। डॉक्टर शौकत, मैं बता दूं आपको कि जो हमारा कानून है और कॉन्स्टिट्यूशन जो कहता है गेजेटेड पोस्टों के अगेंस्ट कोई रेगुलराइजेशन बैकडोर से नहीं हो पाता है। इट हैज़ टू बी ए रेगुलर प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन थ्रू पीएससी। ये आपको मालूम है, एक पीएससी के जरिए ही सिलेक्शन हो पाएगी। उसके अलावा अगर आपको कोई बोल रहा है मैं रेगुलाइज करूंगा, ये वो गलत कह रहे हैं। मैं आपको शरीआम कह रहा हूं कि नो पॉलिसी कैन बी फ्रेम्ड टू रेगुलाइज ए पर्सन हु हैज टू बी रिक्रूटेड थ्रू गेजेटेड सर्विस ऑफ एंड रिकमेंडेशन पीएससी। जब तक पीएससी की रिकमेंडेशन नहीं होगी, हम किसी बंदे को लगा नहीं पाएंगे, चाहे रेगुलेशन का नाम आप दो, चाहे सर इन many departments like in health department so many it is in provision that उन्होंने प्रोविजनल क्या किया होगा आई डोंट नो, बट जहां तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है कानून की और लॉ की कि पीएससी की रिकमेंडेशन के बगैर वी कैन अपॉइंट अ सिंगल पर्सन ऑन गेजेटेड पोस्ट। सर वही कॉन्स्टिट्यूशन ही कह रहा है ना सर, वो कॉलेज चाहे वो हेल्थ एजुकेशन के हो, फॉरेस्ट्री के हो, वो गेजेटेड पोस्ट को एज ए कंट्रैक्चुअली लेते हैं और उसके बाद उनको रेगुलराइज करते हैं। जी नहीं, ऐसा तो नहीं होता होगा सर। इट इज ऑन रिकॉर्ड सर, इट इज ऑन रिकॉर्ड। नहीं, कानून तो वो है ना, कानून तो ऐसा कहता है ना, जैसा तलत साहब कह रहे हैं कि जो भी गेजेटेड पोस्ट की जो रिक्रूटमेंट होती है वो पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू होती है। सर वही ये जो डॉक्टर लगते हैं वो भी पब्लिक सर्विस के। देखिए जिस ऑर्डर का आप जिक्र कर रहे हो वो इलीगल ऑर्डर है। दैट्स अ इलीगल ऑर्डर इशूड बाय हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन। मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं सर। हमने भी इलीगल ऑर्डर issued without recommendation PSC is an illegal order. Anybody can go to court and get their challenged. Sir, we are in a court and court has ordered you that you can challenge it. No worry. जी, you cannot succeed by citing a wrong order. इन एनी केस अगर ये मामला जो है ऑलरेडी कोर्ट में है तो वो एक सब जुडिस मामला बन जाता है, तो उस पे अगर हम बात ना ही करें तो बेहतर रहेगा। हम यही है ना, कोर्ट ने जब ऑर्डर दिया है तो यू आर गोइंग अगेंस्ट द कोर्ट। आप तो कह रहे हैं कि इसका कोई कानूनी जवाब नहीं बनता है, कानून कह रहा है कि हो जाएगा। आप तो इसीलिए जब आप एडमिट रह जाते हो क्या एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के सामने। जी आई विल हैव टू इंटरवीन हियर, क्योंकि ये जो आप ये थोड़ा पॉलिटिसाइज हो रहा है, तो आई विल हैव टू जस्ट स्टॉप इट हियर बिकॉज़ ये जो प्रोग्राम है व्हेन अ पर्सन बिकम्स एडमिट that we are not ready to do this, then it becomes a problem. Otherwise the court has देखिए जनाब, it's not about personal choices, it's not about personal choices. तलत साहब जो यहाँ पे बैठे हुए हैं, he is representing a certain system. It is not about his personal choice and it cannot be about your personal opinions also, because कानून जो है वो सबके लिए एक जैसा होता है। जी ऐसा है, अगर इनको अभी भी कोई अगर सेटिस्फाइड नहीं है मेरे जवाब से, इनको मैं दावत देता हूँ मेरे दफ्तर में आके, वी कैन डिस्कस ऑन द टेबल एंड दैट विल बी ओपन फॉर हिम टू अंडरस्टैंड एंड मी आल्सो टू अंडरस्टैंड। जी दैट सीम्स अ वेरी रीजनेबल रेजोल्यूशन। जी
तलत साहब, हमने पिछले कई एक सालों में देखा है कि हमने बहुत सारे कॉलेजेस यहाँ पे बना दिए हैं, हमने ब्लॉक लेवल तक हम कॉलेजेस को लेकर के गए हैं, लेकिन एक जो जनरल ग्रीवेंस है वो ये है कि इनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, कॉलेज तो हमने बना लिया लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर इनका जो है वो अप टू डेट नहीं है, वो एडिकेट नहीं है। बिल्कुल सही फरमाया आपने। मैं आपको बताऊं कि इन कॉलेजों को खोलने के पीछे मैंडेट क्या है। हमने जो हमारा नेशनल एजुकेशन पॉलिसीज़ की बात कर रहे हैं हम, और जो हमारा नेशनल मैंडेट दिया गया है कि हमें 50% बच्चों के जो एलिजिबल हैं इन द एज ग्रुप ऑफ 18 से 23 तक 50% बच्चों को एनरोल करना है इन कॉलेजेस। दैट मीन्स मेरे पास जो 12,50,000 इस एज ग्रुप में पॉपुलेशन है, तो 12,50,000 पॉपुलेशन को जब मैंने एडमिट करना है 50%, दैट मीन मैंने 6,50,000 बच्चों को या 25,000 बच्चों को एडमिशन के काबिल क्लासरूम्स देने हैं। गोया हमने इतने ज़्यादा क्लासरूम क्रिएट करने हैं कि हम 6 लाख बच्चों को अकोमोडेट कर सकें। करंटली मेरे पास 3 लाख बच्चे एनरोल्ड हैं, चाहे वो पीजी में हो चाहे वो अंडर ग्रेजुएट में हो। गोया 3 लाख के लिए मेरे पास 92 कॉलेजेस थे। गोया जो ही हमने और 3 लाख को एडमिट करना है तो आई शुड हैव इक्वल नंबर ऑफ मोर कॉलेजेस, तो दैट मेड अ मैंडेट फॉर ओपनिंग 100 मोर कॉलेजेस। और उसका दूसरा रीज़न ये रहा एक्सेस टू एजुकेशन। हमने देखा पहले से बच्चों को 20 किलोमीटर 50 किलोमीटर इवन कहीं की 60-70 किलोमीटर भी चलना पड़ता है टू गो टू कॉलेज, फिर वहाँ डेरा रखते थे वो लोग, वहाँ पे बाकी खर्चे होते थे। हमने उस डिस्टेंस को रिड्यूस करने के लिए, एक्सेस टू एजुकेशन बढ़ाने के लिए कॉलेज ऐसे जगहों पे खोलने की कोशिश की जहाँ बच्चों को ट्रैवलिंग डिस्टेंस कम हो, या ऐसी जगहों पे खोलने की कोशिश की जहाँ पे कंजेशन कम करे। जैसे कुलगाम की मैं बात करूँ तो कुलगाम के पास में अगर कॉलेज हमने खोला फ्रिसल का, तो कुलगाम में 6,000 बच्चे जो हैं उनके लिए पूरे क्लासरूम नहीं है। अब जब फ्रिसल में कॉलेज बन गया तो वहाँ पे आधे बच्चे शिफ्ट हो सकते हैं जो कंजेशन कम करेंगे। जमाल हांजीपुरा में कॉलेज खुल गया, किलम में कॉलेज खुल गया, तो किलम में कुछ बच्चे चले जाएंगे, कुछ जमाल हांजीपुरा चले जाएंगे, कुछ फ्रिसल में चले जाएंगे। तो कुलगाम जो कॉलेज 6,000 बच्चे हैं उनके लिए और स्पेस बन गया। और जो बच्चे ड्रॉप आउट होते थे, जैसे खासकर गर्ल्स स्टूडेंट्स ड्रॉप आउट हुआ करते थे, नहीं जाते थे कॉलेज में, मुझे उम्मीद है कि इन नए कॉलेज की वजह से वो और आएंगे। अब आपने कहा इंफ्रास्ट्रक्चर, ये कॉलेज हमने 2018 में सैंक्शन किए, 2019 में इनका एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट किया, और हमने देखा कि हायर सेकेंडरी स्कूल्स में जहाँ जहाँ हमारे पास एकोमोडेशन थी वहाँ पे हमने इन कॉलेजों को स्टार्ट कर दिया है। जैसे मैं चिनैनी की मिसाल लूँ, मैं आई बिलोंग टू चिनैनी, वहाँ पे 36 कमरों का हॉस्टल हमें मिला है। तो 36 कमरों का हॉस्टल सफिशिएंट है टू स्टार्ट द लेबोरेटरी वर्क आल्सो। वहाँ हमने साइंस स्ट्रीम भी स्टार्ट कर ली है, वहाँ पे क्लास एक आर्ट्स की स्ट्रीम भी है, और फैकल्टी के लिए वैसी जगह है, तो वहाँ पे पूरा का पूरा कॉलेज फंक्शनल है। बट इसके बावजूद अगर हमें कोई कमी मिलती है किसी को जगह पे, जैसे हम बोमाई की बात करते हैं, बोमाई में हमारे पे बिल्कुल कम जगह मिली तो हमने पूरे को 10 कमरे बना दिए उनके। या जिस तरह हमारा कुंजवानी कॉलेज जम्मू का है, वहाँ पे हमने 15 कमरे बना लिए, तो पूरा कॉलेज, और कहीं पे 2 कमरे कहीं 4 कमरे, जो कमी थी वो प्री फैब शेड्स में हमने बना लिया है। तो मुझे उम्मीद है जो पिछले साल कमी रही थी कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर की, अब की बार हम लेबॉर्ट्री और वो बना देंगे तो कॉलेज पूरा फंक्शनल होगा। जी, एक और कॉलर इसको हमारे साथ है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, मैं डॉक्टर हिलाल अहमद डार बोल रहा हूँ सर। जी डार साहब। सर, ड्यू टू द पॉजिटिविटी ऑफ टाइम आई विल नॉट टेक माय टाइम सर। सर एक्चुअली मैं काम कर रहा हूँ गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज दरहाल राजौरी में सर, ऑन एकेडमिक अरेंजमेंट लेक्चर ऑफ सोशियोलॉजी सर। एक्चुअली बात ऐसी है, जब से मैंने ज्वाइन किया है जुलाई 22 2019 एकेडमिक सेशन 2019-2020 था सर। पहली सैलरी, मेरा क्वेश्चन है सर सैलरी के रिगार्डिंग। सर पहली सैलरी हमें सर मिली है 9.5 महीने के बाद, उसके बाद मार्च के बाद हमें कोई सैलरी नहीं मिली है एकेडमिक एज कंट्रोलरी टू दिस सर। जो परमानेंट फैकल्टी है सर कॉलेजों में, उनको मंथ वाइज सैलरी मिलती है सर। इसका सर मुझे कमिश्नर साहब से कुछ आंसर चाहिए सर, क्यों एकेडमिक अरेंजमेंट को सैलरी क्यों नहीं मिल रही है सर। जो हमारा कॉलेज है गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज दरहाल, ये फार फ्लंग एरिया है, राजौरी से भी 2-2.5 घंटे लगते हैं सर वहाँ जाए। वहाँ की कंडीशन को देख के सर, वहाँ पे हमारे कॉलेज में बस 2 परमानेंट फैकल्टी है, रेस्ट कॉलेज हम चलाते हैं सर वहाँ पे एकेडमिक अरेंजमेंट सर। तो एक तो पहली सैलरी हमें मिली है 9.5 महीने के बाद, अब दूसरी सैलरी का हम वेट कर रहे हैं सर। सर हमारा भी घर है, हमको भी घर चलाना पड़ता है सर। सर मुझे कमिश्नर साहब से इस बारे में कुछ आंसर चाहिए सर। जी, ये नॉन परमानेंट स्टाफ के साथ ही सारी ज्यादतियाँ क्यों? नहीं, ऐसा नहीं है। ये पहला केस है जो मेरे नोटिस में आया है कि जहाँ सैलरी नहीं मिली है, क्योंकि दरहाल में बताऊंगा वजह ये रही होगी, दरहाल में बड़ी देर हम प्रिंसिपल भेजते रहे, वो ज्वाइन नहीं करते रहे, तो एडिशनल चार्ज किसी दूसरे प्रिंसिपल के पास रहा, शायद उनकी नोटिस में से ना आया हो ये, और उन्हें हमें तक नहीं पहुंचाया हो। बट मैं ये देखूंगा कि सोशियोलॉजी का प्रोफेसर जो अभी बात कर रहे थे, हमने तमाम उन लोगों को सैलरी दे दी है जिन्होंने क्लास अटेंड करवाई है या क्लास ली है और उनको लेजिटिमेट क्लेम उनका था। हाँ, अगर स्टेटस को में किसी का क्लेम पड़ा है कोर्ट में, तो जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आता तब तक हम उसको कोई रिन्यूमरेशन नहीं दे पाएंगे, बिकॉज क्लासेस हुई नहीं, हम रिन्यूमरेशन दे नहीं पा रहे हैं, वो कोर्ट में चल रहा है, जो भी फैसला कोर्ट करेगी हम उसको मानेंगे। बट मार्च में जो हमने
हमने क्लास सेशन स्टार्ट किए हैं कश्मीर डिवीजन में, और जो वहाँ पे जुलाई से ये बोल रहे हैं अगर ये रेगुलर एकेडमिक अरेंजमेंट है और स्टेटस को में नहीं है, तो ये जितने बैलेंस कह रहे हैं 9 महीने की सैलरी, ऑल सैलरी विल बी डिस्बर्स्ड इन वन गो। ये मैं कल ही अभी शाम को जाके मैं दोबारा ऑफिस जाऊँगा। मैं दरहाल वाला अगर इनका ये क्लेम इस तरह का है जैसे मैंने बयान किया कि ये स्टेटस को में नहीं है और इनका 9 महीने से एंगेजमेंट हुआ है, उन क्लासेस ले रखी हैं, तो इनको पूरी सैलरी हम 9 महीने की 9 महीने दिला देंगे। ऐसे सारे केस की दिला देंगे। अगर और भी कोई प्रोफेसर मैं प्रिंसिपलों को व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल दूंगा, एनी प्रोफेसर हु हैज़ नॉट गॉट द सैलरी ड्यू टू दैट पर्सन शुड रिप्रेजेंट टू अस। जहाँ तक मेरे पास आते हैं मैंने सबकी रिलीज कर दी है, इनको नहीं मिली है, आई विल फाइंड आउट। जी जी, एक और कॉलर इस वक्त हमारे साथ है। हेलो 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 जी जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर, सवाल ये है कि सर अपना तारुफ अगर आप पहले करा देते। सर चिराग शरीफ से। जी हाँ जी सर, सवाल ये है कि सर अगर पेंडेमिक भी चल रहा था सर एंड 2G इंटरनेट यहाँ पे हमारे कश्मीर में अवेलेबल था हमें, तो लेकिन स्टिल हमारी यूनिवर्सिटीज, कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जिन्होंने अभी डेट शीट हमें प्रोवाइड किया है, तो सर ना ही यहाँ पे कोई वे था हमें पढ़ाई के लिए, कुछ भी नहीं। तो सर अगर हम एग्जाम देंगे, दैट इज चीटिंग सर। वो हमें बोल रहे हैं कि ऑनलाइन एग्जाम है, वो भी MCQs होंगे, 100 MCQs, और आपको 1.5 घंटा मिलेगा। जी देखिए, तो इनको मैं बताना चाहूँगा ज़ाहिर से जो भी स्टूडेंट बोल रहे हैं शायद, इनको ये बताना चाहूँगा जो इंटरनल जो फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर जाना है या 3rd से 5th में जाना है या अदरवाइज है 2nd से 5th में जाना, 2nd से 3rd में जाना है, तो इनकी इंटरनल असेसमेंट पे ही आपकी वैल्यूएशन हो जाएगी। आपको कोई एग्जामिनेशन नहीं देना होगा। अगर कोई इंटरनल असेसमेंट पे आपकी फैकल्टी बोल रही है, अपने कॉलेज की फैकल्टी, आपको इंटरनल असेसमेंट के लिए अगर MCQ देना पड़ेगा, इंटरनल असेसमेंट तो कोई मेथोडोलॉजी निकालनी पड़ेगी ना हमें। कोई मेथोडोलॉजी या तो पर्सन में आना पड़ेगा आपको, अगर इंटरनेट से नहीं आना चाहते हैं तो पर्सन पे आना जाएगा, ताकि कुछ इंटरनल असेसमेंट कर पाएँ हम। इंटरनल असेसमेंट पे ही आपकी फर्दर हम एवेल्यूएशन करके आपकी प्रमोशन कर पाएंगे और आगे ले जाएंगे आपको। बट अगर ये टर्मिनल एग्जामिनेशन है, टर्मिनल एग्जामिनेशन में मैं ये कहूँगा कि इसमें या तो हम तो प्रेफर करेंगे पेन एंड पेपर मोड पे ही हो। बट सुप्रीम कोर्ट का फैसला कल आना है, कल कोर्ट में लिस्टेड है केस। जो सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन होगी अबाउट दिस टर्मिनल एग्जामिनेशंस वो हम फॉलो करेंगे। बट मेरी चॉइस ये होगी कि हम पेन एंड पेपर में टर्मिनल एग्जामिनेशन लें। जो 6 सेमेस्टर जब हम कहेंगे या PG का 4th सेमेस्टर होगा, उसको हम पेन एंड पेपर मोड में ही लेना पसंद करेंगे, तो ही आपको डिग्री मिलनी चाहिए, उसी की वैल्यू आपकी रहेगी। कल को ये कहेंगे ये बाई प्रमोटी आए हैं डिग्री होल्डर्स या PG प्रोग्राम लेके, तो मैं नहीं चाहूँगा कि ऐसा कोई हम पे उंगली उठाए कि आपने ऐसे ही प्रमोट कर दिया। जी तलत साहब, हमारे यहाँ पे UT में बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जिनको हम कह सकते हैं कि इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस हैं, उनके बारे में थोड़ा बहुत हमें। हमारे पास नेशनल इंपॉर्टेंस के 2 इंस्टीट्यूट जिनका जिक्र मैं करना चाहूँगा। IIT जम्मू है। IIT जम्मू जब हमारा 1258 करोड़ का एक प्रोजेक्ट सैंक्शन हुआ है और उसमें तकरीबन 4000 बच्चों की कैपेसिटी है हमारी जो एनरोल कर सकते हैं। इसमें हमारे पास UG प्रोग्राम भी हैं, PG प्रोग्राम भी है और PhD प्रोग्राम भी चलते हैं। तो वन ऑफ द प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशंस है और अभी तक उन्होंने काफ़ी स्ट्राइड लिए हैं। मोस्टली उनका फुटफॉल जम्मू रीजन में रहा, बट अब की बार उन्होंने एग्री किया कि हम श्रीनगर में भी अपना फुटफॉल बढ़ाएंगे और यहाँ भी कई कॉलेजों के साथ हम उनकी मेंटरशिप बढ़ाएंगे। उसके अलावा NIT जो इसको पहले हम RAC के नाम से जानते हैं, वो भी एक डीम यूनिवर्सिटी का स्टेटस ले चुका है और वहाँ भी हमारे पे 4000 से करीब स्टूडेंट एनरोल्ड है और वो भी अच्छी परफॉर्मेंस में हमारा इंस्टीट्यूट माना जाता है। जो उसकी खासकर कंप्यूटर इंजीनियरिंग ब्रांच है वो 75% की प्लेसमेंट रेशियो है और उसकी जो इलेक्ट्रिकल ब्रांच है उसमें 52% रेशियो उनका प्लेसमेंट का है। तो अच्छा वो कंप्यूटर इंजीनियरिंग में करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स में कर रहे हैं और मैकेनिकल में उनका बहुत अच्छा है, केमिकल इंजीनियरिंग बहुत अच्छी है। तो वो भी एक नेशनल इंपॉर्टेंस का इंस्टीट्यूट है हमारे और अच्छे मौका है हमारे स्टेट बच्चों के लिए। और इसके अलावा जो हमारा IIM है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, उसका यहाँ कश्मीर में भी हमारा कैंपस हायर बिल्डिंग पे आ गया है। यहाँ जो कश्मीर रेजिडेंसी नाम से हमारा होटल हुआ करता था, उसमें पहले सेंट्रल यूनिवर्सिटी फंक्शन करती, अब आपकी बार IIM फंक्शन करेगा और सितंबर से वो अपनी एक्टिविटी स्टार्ट कर लेंगे। यहाँ पे हम इंटीग्रेटेड प्रोग्राम मैनेजमेंट का स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम हमारे फैकल्टी का होगा और बाकी चीज़ों का स्टार्ट होगा। तो मैनेजमेंट के जो इंस्टीट्यूट है वो इनोवेशन इंक्यूबेशन सेंटर्स हमारे कॉलेज में एस्टैब्लिश करने में हमारे काम आएंगे। तो जम्मू में एज वेल एज श्रीनगर में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट का खुल गया है। इसके अलावा इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट के ताउन से हमारा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी है जो रंगरेड में काम करता है। इसमें 36 स्टूडेंट का हमेशा एडमिशन होता है और 35% JNK की स्टूडेंट के लिए रिजर्व कोटा
ऑर्डर रहता है, वो कम्पीट करते हैं और 35% सीटें जो भरी जाती हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी करते हैं। इसके अलावा इंस्टीट्यूट ऑफ म्यूजिक एंड फाइन आर्ट्स है, या सेंट्रल यूनिवर्सिटी 2 हैं हमारे पास, कश्मीर की गांधरबल में है और जम्मू की वहाँ पे सांबा में है। तो वहाँ पे जो बच्चे पीजी के प्रोग्राम करते हैं या ऐसा प्रोग्राम करते हैं, उनका हमारे साथ कोलैबोरेशन है कि डिज़ाइन इनोवेशन सेंटर बनाए हैं, चाहे वो कानी का शाल सिखाना हो, हॉर्टिकल्चर की कैनिंग यूनिट बनाना हो, तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी के साथ हमारा कोऑपरेशन, वो भी नेशनल इंपॉर्टेंस का इंस्टीट्यूट है। तो ये 5 इंस्टीट्यूशन जो हमारे कॉलेज में या हमारे यूटी में हैं, तो ये हमारे बच्चों के लिए एक एडिशनल एवेन्यूज़ हैं फॉर फर्दरेंस ऑफ द स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग, स्पेशलाइज्ड एजुकेशन। जी एक और कॉल रहे हैं जी। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब, मैं गौहर बोल रहा हूँ जी। गौहर साहब, तो मेरा सवाल कि हमारे पास जो स्टेट यूनिवर्सिटीज है लाइक इस्लामिक यूनिवर्सिटी एंड बाबा गुलाम शाह यूनिवर्सिटी, they designate contractual faculty as assistant professors. जी। Whereas whatever the certificates we receive, हमें उस पे लिखा होता है contractual lecturers. Why is there this disparity? There's one more question in the continuation that Parvez Saab has already received कि about the salaries, use difference in salaries. तो आप मुझे मेरा सवाल के साथ छुना अच्छे साथ क्या था post for which we can pay full pay. The problem is, why has the government set up so many colleges when there was no research plan in place? Why is there this? The teacher has to bear the brunt. The answer that he already gave, that was unsatisfactory. जी 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 ये एक बड़ा रीजनेबल सा आपका ये शिकवा हो सकता है कि ये जो वर्क है ये हम पे ही क्यों गिरे। बिल्कुल सही बात है। ऐसा है कि हमारा जो इनका ये गिला है असिस्टेंट प्रोफेसर डिजिग्नेशन का होना और हमारे पास लेक्चर का होना, ये तो डिजिग्नेशन हमारे पे पोस्ट जो क्रिएटेड होगी असिस्टेंट प्रोफेसर की वो कम है। अब हमें उसके अलावा जो लगाने पड़ते हैं तो उनका कोई डिजिग्नेशन नहीं है, पोस्ट नहीं है, तो हम असिस्टेंट प्रोफेसर कहें या लेक्चर कहें, हाँ तो ये कॉन्ट्रैक्चुअल हमारे पास फैकल्टी जो कॉन्ट्रैक्चुअल लेक्चर की तरफ हम जानते हैं इनको, और कॉन्ट्रैक्चुअल लेक्चर की तरफ इनको हम पहचानते भी हैं कि कॉन्ट्रैक्ट पे हमारे लेक्चरर्स हैं, बट होते लेक्चरर्स ही हैं लोग। कुछ टीचिंग असिस्टेंट्स होते हैं जो हमारे पोस्ट ग्रेजुएशन करके आते हैं, वो उनका नेट वगैरह नहीं होता है तो उनको हम टीचिंग असिस्टेंट के नाम से भी पुकारते हैं, और जो पीएचडी करके आते हैं उनको हम लेक्चरर्स कहते हैं। अब असिस्टेंट प्रोफेसर्स यूनिवर्सिटी में कहा जाता है, वो उनकी नोमेनक्लेचर रहा है। गवर्नमेंट में हमें नंबर ऑफ लेक्चर ज़्यादा है, पर नोमेनक्लेचर से कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए हमें सच, क्योंकि इनकी जो इनकी एक्सपीरियंस है उसके लिए तो इनको पूरे पॉइंट मिलते हैं इसी पोस्ट के लिए दोबारा जो इनके। अब इनका कहना है कि सैलरी का सेटिस्फैक्ट्री नहीं है। देखिए, गवर्नमेंट के पास जो पॉलिसीज़ होती हैं, हमने अभी कहा कि हमने 6 लाख बच्चों को एनरोल करना है, हम ये वेट करते रहें कि हम 60,000 दे पा रहे हैं और तब तक हम नए कॉलेज नहीं खोलें, क्या ये करना दुरुस्त है? या हम नए कॉलेज खोलें और साथ में ये भी कोशिश करें कि इनकी कुछ सैलरी बढ़ा दी जाए। तो ये मैं इनसे पूछना चाहूँगा, कभी इनको फुर्सत हो मेरे पास आके मुझे कन्विंस करें कि क्या हम नए बच्चों की एडमिशन करना बंद कर दें, क्या पॉपुलेशन ग्रो करना सीज कर जाएगी, क्या नए बच्चों का कॉलेज में आना बंद हो जाए, या एक कॉलेज में हम पूरी भीड़ भड़क्का, जैसे एमए रोड की बात करूँ 6,600 बच्चियाँ पढ़ती हैं और क्लासरूम में इतनी जगह नहीं होती है कि उनको हम पूरी रेगुलर एक शिफ्ट में ले, हम टाइम टेबल ऐसे एडजस्ट करते हैं, एक क्लास के बाद दूसरी क्लास को दूसरे बैच को लें, तो क्या इसको डिकंजेस्ट करने की जरूरत नहीं है? क्या नए कॉलेज नहीं बनने चाहिए, हैदराबाद नहीं बनना चाहिए? क्या इन्हीं कॉलेजों 5 कॉलेजों या 6 कॉलेजों में तमाम कश्मीर सिटी के बच्चों को एडमिशन दी जाए? क्या 10,000 बच्चे एनरोल करें एक कॉलेज में? क्या इनका कहना वही है? अगर ये मुझे कन्विंस कर सके तो मैं इनका बाई कर लूँगा आर्गूमेंट, या फिर मेरे आर्गूमेंट पे चलते रहें और इनकी अपनी जो डिमांड है सैलरी की उसके लिए फाइनेंस डिपार्टमेंट से अर्ज करेंगे। अगर हमें कुछ सपोर्ट मिलती है सैलरी के फंड्स के अगेंस्ट, हम ज़रूर बढ़ाना पसंद करेंगे, बट जितना मेरे पास रिसोर्स है जो कॉलेज की फ़ीस से आता है, या तो फीस बढ़ाएंगे हम या फिर इनकी सैलरी बढ़ेगी, दोनों चीज़ों को साइमल्टेनियसली बढ़ाना पड़ेगा। अगर सैलरी बढ़नी है तो फीस भी बढ़नी है, तो साथ में एक मार्जिनल 10% इंक्रीज की बात अगर करेंगे तो हम एक्सेप्ट भी करेंगे। तो उनको याद होगा कि मैंने मार्जिनल इंक्रीज तो हमेशा करते आए, पहले 22,000 लेते थे, उसके बाद 28,000 लेते हैं, अब तो हम 30,000 के करने के भी इनके फेवर में है। तो हो सकता है कुछ इंक्रीज भी करें, बट दैट्स अ 10% इंक्रीज ओनली, नॉट दैट दे आर डिमांडिंग 57,000। बट इनका जो एक पॉइंट काफ़ी वैलिड मुझे लगा वो ये कि जब आपने कॉलेजेस बढ़ाए हैं, आपने बहुत सारे कॉलेजेस बढ़ाए हैं, तो उस वक्त तो एक प्लानिंग में ये भी होना चाहिए ना कि हम उनके लिए रिसोर्सेज कहाँ से लाएंगे। बिल्कुल दुरुस्त कहा, जब रिसोर्सेज आपने कॉलेजेस के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए मोबिलाइज किए, व्हाई नॉट फॉर द फैकल्टी? बिल्कुल दुरुस्त कहा, हमने मोबिलाइज किए हैं, इनको शायद मालूम नहीं होगा। हम अब की बार हमारे पास 700 पोस्टें अंडर रिक्रूटमेंट है, हम और 550 रिक्रूट के दे रहे हैं। जो नई पोस्टें क्रिएट हुई नई कॉलेजों के लिए 525 हैं, और नई 800 पोस्टें इन ऑफिंग है, तो 1300 पोस्टें नई क्रिएट भी तो हो रही हैं,
वो 1300 पोस्टें जब रेफर होंगी पीएससी में तो यही लोग तो रेगुलर होकर आएंगे हमारे पास, यही तो रिक्रूट होकर आएंगे, तो अपॉर्चुनिटीज ऑफ एम्प्लॉयमेंट विल बी इंक्रीजिंग। ऐसा तो नहीं है कि हमने नॉन गेस्टेड पोस्टें बढ़ाई नहीं है, वो भी तो सैंक्शन हुई है, अब वो भी फेज मैनर में सैंक्शन होगी ना। अगर हमें रिक्वायरमेंट 3000 पोस्टों की है, अब की बार 525 सैंक्शन होकर आई हैं, 800 इस साल हम करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये 800-1300 पोस्टें इस साल हों और अगले 2 सालों में और 1700 पोस्टें सैंक्शन हो जाएंगी, तो 3000 पोस्टें सैंक्शन हो जाती है, तो हमारी उतनी फैकल्टी पूरी होगी जितनी हमें इन कॉलेज में रिक्वायरमेंट होगी। जी जी, एक और कॉल हम ले लेते हैं। जी, हेलो हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जनाब मैं गुलाम रसूल श्री गुब्बारा अनंतनाग से। जी गुलाम रसूल साहब। जनाब कमिश्नर साहब से बात करनी थी। जी कमिश्नर साहब बैठे हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम। जी बोलें आप। जनाब हमारे इलाके में श्री गुब्बारा में पिछले साल सैंक्शन हुआ था एक डिग्री कॉलेज जी, लेकिन अभी नॉन फंक्शनल है। कमिश्नर साहब से पूछना था वो कब फंक्शनल बन रहा है। श्री गुब्बारा का मैं इनको बताना चाहूँगा, कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जिनका अभी तो कुछ कहते हैं कॉलेज ना खोलिए, बट अभी कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पे कहा जाता है कि हमें और कॉलेज चाहिए। मैं आपको बताऊं 172 एप्लीकेशन हमारे पास हैं जहाँ से बोलते हैं कि हमारे पास नए कॉलेज होने चाहिए। गोया मुझे 172 कॉलेज की डिमांड है, तो उसमें से एक श्री गुब्बारा भी है। हमने देखना होता है फिजिबिलिटी, क्या वहाँ पे हायर सेकेंडरी जो बच्चे हैं वो 500 के करीब हैं 12th जमात में, तो वो श्री गुब्बारा का एरिया हमें फिजिबल दिखता है। और हमें रिपोर्ट आई है कि श्री गुब्बारा के जो पास में हायर सेकेंडरीज हैं उनमें 500 से ज़्यादा बच्चे हैं, और वहाँ पे जो डिस्टेंस फ्रॉम एग्जिस्टिंग कॉलेज है वो 10 किलोमीटर से ज़्यादा है, तो वो एरिया श्री गुब्बारा वाला भी फीजिबल है फॉर ओपनिंग डिग्री का। बट जब नया लॉट 50 कॉलेज का जो हमारा सैंक्शन है, जो ही हमारी कमेटी बैठेगी और हम ये जो हमारे लोग परेशान है कि नए कॉलेज नहीं खोलें, तब तक उनसे जब कन्विंस हम कर लेंगे तो और नए 50 कॉलेज खोलने का हमारा इरादा है। उसमें शायद श्री गुब्बारा का पिक्चर भी शायद में सामने आएगा। सर कब तक उम्मीद रखें हम जनाब? अभी कोई उम्मीद ना रखें, बिकॉज अभी हमारे लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि आपने 50 कॉलेज खोले हैं, वो भी गलत किया है, थोड़ा रुकना पड़ेगा। जी जी, नहीं मुझे तो नहीं लगता कि कोई आपको क्रिटिसाइज करता है आपने कॉलेज क्यों खोले हैं। मसला ये हो सकता है कि क्रिटिसिज्म इस पे हो सकता है कि अगर आपने कॉलेज खोले तो उनके लिए रिसोर्स मोबिलाइजेशन क्यों नहीं की। हमारे पास रिसोर्स मोबिलाइजेशन है, पर शायद उनके समझने में दिक्कत है कि हमारे पास पूरे कंस्ट्रक्शन के पैसे भी हमारे पे रिलीज हो चुके हैं। फैकल्टी जो है 525 पोस्टें सैंक्शन हो चुकी हैं, और हमारे में नॉन गेस्टेड पोस्टें 800 सैंक्शन हो चुकी हैं। तो 1300 पोस्टें जिस कॉलेजों में सैंक्शन हो, तो वो कैसे रिसोर्स मोबिलाइजेशन ना हुई? बिल्कुल रिसोर्स मोबिलाइजेशन हुई। और उसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट पे हमें 100 लोगों की जरूरत है, वो भी हम लगाने को तैयार है, बिकॉज फीस बच्चों की आएगी, विल रिस्बर्स देयर सैलरीज आल्सो। तो ये जो नए 50 कॉलेज है, इसका फेज 50 जब कंप्लीट हो जाता है तो बाकी 50 भी हम सोचेंगे नेक्स्ट में। जी नाज़रीन, एक और कॉल ले लेते हैं हम। जी हेलो सर। जी हेलो, बोले। सर मैं कुछ बातें अपना तारुफ करा दे पहले आप। मैं सर शौकत बोल रहा हूँ। शौकत जी शौकत बोल रहा हूँ मैं। जी मैं सर एक चीज बोलना चाह रहा था कि जैसे अभी आपने वेस्टर्न वर्ल्ड और इसकी बात कर रहे थे बिल्कुल स्टार्टिंग में, तो एक चीज जो हम वेस्टर्न वर्ल्ड में देखते हैं कि सर वो एजुकेशन को सेलिब्रेट करते हैं। जैसे वहां पे अगर बीएससी भी करता है बच्चा, तो उसके लिए मतलब काफी ज्यादा जब वो पास होता है उसके बाद काफी ज्यादा उसको सेलिब्रेट किया जाता है। बट अगर मैं जैसे जम्मू यूनिवर्सिटी की बात करूं तो सर एक शिकायत मेरी ये आपसे कि मैं 2017 का पास आउट हूँ मास्टर्स जम्मू यूनिवर्सिटी से, बट अभी तक कॉन्वोकेशन नहीं हुआ है। सो देयर इज नो सेलिब्रेशन। इट्स लाइक हाँ पढ़ते जा रहे हैं और आगे चलते जाइए, वो कॉन्वोकेशन वगैरह होता रहेगा। एंड सेकंड चीज जो मैं आपसे इस बारे में बात करना चाह रहा था सर, जैसे जो NIRF रेटिंग है और जैसे QS रेटिंग्स हैं, TH टाइम्स हायर एजुकेशन की रेटिंग है, सर इसमें हमारी यूनिवर्सिटीज की क्या रैंकिंग आपको लग रही है और मतलब क्या स्टेप्स लिए जा रहे हैं उसको ज्यादा करने के लिए? और तीसरा जो मेरा सवाल था वो ये था कि सर क्या कहीं ना कहीं आपको ये नहीं लगता कि सर हमें जैसे अभी तक जो बात हुई है सिविल सर्विसेज के बारे में बात हुई है, बट सर हमें और चीजों पे भी फोकस देना चाहिए, जैसे स्किल्ड वर्कर्स हमारे कितने निकल रहे हैं, जब ऐसे कोर्सेज इंट्रोड्यूस किए जाएं जिसमें लोग एंटरप्रेन्योरशिप सीखें। मेरे बस यही सवाल थे सर। जी बिल्कुल वैलिड क्वेश्चन है इनको। कन्वोकेशन जो नहीं हुआ जम्मू यूनिवर्सिटी में, वो कन्वोकेशन के लिए मोस्टली हम इनवाइट करते हैं, या तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को इनवाइट करते हैं या वाइस प्रेसिडेंट को इनवाइट करते हैं। उनके बस टाइम शेड्यूल के हिसाब से हमारा प्रोग्राम रहता है। हम जब भी कन्वोकेशन के लिए उनको अप्रोच करते हैं तो वो कहीं ना कहीं अपना बिजनेस के हिसाब से शेड्यूल करते हैं। मैं जम्मू यूनिवर्सिटी के VC साहब से बात करूंगा, 2017 की अगर किसी को डिग्री मिली है, कन्वोकेशन हो जाना चाहिए, और इनका बात दुरुस्त है कि हम ये जल्दी से करेंगे। अब जब कोविड थोड़ा कम हो जाता है तो हम 2 या 3 बैचों का इकट्ठा कन्वोकेशन करके इनको पास आउट का ये सेलिब्रेशन जरूर करेंगे। दूसरा इन्होंने कहा हमारा स्किल फोर्स कितना आउट होता है।
ये स्किल फोर्स का सही काम किया कि हमारे पास जो स्किल कोर्स स्टार्ट किए थे चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम में 2016 में, उसके हिसाब से हमने देखा कि कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में हमने मोस्टली फोकस किया एकेडमिक पार्ट ऑफ द स्किल प्रोग्राम। जो उसको प्रैक्टिकल करना था उसके लिए स्किल वर्कशॉप बनने थे। स्किल वर्कशॉप अभी तक नहीं बने हैं, बट अब की बार हमने आज ही मैंने फाइल अप्रूव की है। टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट सेंटर के नाम से अब हम कॉलेजेस में और यूनिवर्सिटीज़ में इन हब एंड स्पोक मॉडल में इनको पैसे देने जा रहे हैं। कोई 4 से 5 करोड़ रुपये इसी साल रिलीज़ हो रहा है और अगले साल मेरा उम्मीद मैंने 50 करोड़ का प्रोविजन किया है। इसके बाद हर कॉलेज में टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट सेंटर्स खुल जाएंगे। जो स्किल प्रोग्राम अनाउंस्ड हैं और जो नहीं भी अनाउंस्ड हैं, जो हमने एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से बात की है वेटनरी का कोर्स करने के लिए, एग्रीकल्चर का कोर्स करने के लिए या हॉर्टिकल्चर का कोर्स करने के लिए, या उसके अलावा फैशन डिज़ाइन, फैशन टेक्नोलॉजी या म्यूजिक वालों के साथ बात की है, ये तमाम जो प्रोग्राम है, एनआईटी के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की है, आईटी प्रोग्राम जो आईटी की स्किल सिखाने की बात की है, इन तमाम के जो लेबॉर्ट्रीज बननी है, लैब्स बननी है, स्किल वर्कशॉप बनने हैं, इसका प्रोविजन कर दिया गया है। मुझे उम्मीद है अब की बार स्किल फोर्सेस ज़्यादा निकलेगी और जो हमारे क्लस्टर यूनिवर्सिटी जम्मू है और क्लस्टर यूनिवर्सिटी श्रीनगर जो है, इनका मेन मैंडेट ये है कि इनके करिकुलम को इस तरह से मॉडिफाई किया जाए या इस तरह से अपडेट किया जाए कि इनका स्किल ओरिएंटेशन ज़्यादा हो और बी वोकेशनल प्रोग्राम चलाएं, चाहे वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का हो, टूरिज्म का हो या अपने होटल मैनेजमेंट का हो। किसी भी सेगमेंट में हमने आइडेंटिफाई कर लिए हैं तकरीबन 25 ऐसे स्ट्रीम्स जहां पे वोकेशनल प्रोग्राम पढ़ाए जाएंगे। उनको भी हम ब्रेकअप करेंगे इनटू सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स, डिप्लोमा प्रोग्राम्स एंड डिग्री प्रोग्राम। एकदम सब आपको लोड नहीं करेंगे। हम 16 क्रेडिट का जो आपको चॉइस पीरियड में मिलता है एम्बेडेड प्रोग्राम, उसमें छोटा सा स्किल कोर्स लाएंगे, उसके बाद सर्टिफिकेट, डिप्लोमा और डिग्री कोर्स भी हम करने जा रहे हैं। मुझे उम्मीद है अगले 3 सालों में यू विल सी अ लॉट ऑफ चेंजेस हैपनिंग हायर एजुकेशन एंड यू विल रियली बी प्राउड ऑफ हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट एंड यूनिवर्सिटीज ऑफ योर यूटी। जी तौलत साहब, प्राइम मिनिस्टर स्पेशल स्कॉलरशिप स्कीम करके हमारे पास उसके बारे में थोड़ा बहुत। ये ऐसी बढ़िया स्कीम हमारी एक सिर्फ यूटी ऑफ जे&के, पहले स्टेट ऑफ जे&के के लिए थी, अब यूटी जे&के और यूटी लद्दाख के लिए ऐसी स्कीम है जो पूरी कंट्री में यूनिक है कि इसमें हमारे बच्चों को मिलते हैं असिस्टेंस फॉर ट्यूशन फीस और मिलती है हॉस्टल के लिए भी खर्चा। अगर आप मेडिकल कॉलेज में सिलेक्ट होते हो या मेडिकल कोर्सेज के लिए जाते हो तो 3 लाख रुपए पर एनम आपको दिया जाता है असिस्टेंस फॉर ट्यूशन एंड 1 लाख मिलता है हॉस्टल की फीस। अगर आप इंजीनियरिंग कोर्सेज के लिए, नर्सिंग कोर्स के लिए या कोई ऐसे प्रोफेशनल कोर्स के लिए जाते हो तो आपको 1,25,000 रुपया मिलता है ट्यूशन फीस और 1 लाख मिलता है आपको हॉस्टल के लिए। और अगर आप रेगुलर डिग्री कोर्स करने जा रहे हो तो उसकी फीस भी आपको 30,000 के करीब हर साल मिलती है और 1 लाख रुपये आपको हॉस्टल फीस मिलता है। तो इन अ वे हमारे पास बहुत सारा पैसा मिलता है। 100 करोड़ रुपीज़ हर साल सेंक्शन होता है MHA के थ्रू कि हमें 100 करोड़ के स्कॉलरशिप देने हैं। स्कॉलरशिप हम देते हैं, तकरीबन 5,000 बच्चों को स्कॉलरशिप मिलता है। उनकी सिलेक्शन होती है 10+2 के मेरिट पे। जो बच्चे 10+2 पास कर देते हैं और उनकी फैमिली इनकम 8 लाख से कम हो, वो लोग अप्लाई करते हैं और हमारे जे&के स्टेट के रहने वाले हों, जिसको स्टेट को मैं कहूँगा आप यूटी ऑफ जे&के एंड यूटी ऑफ ले, इन दोनों के रहने वाले हों, उनको वो 3 चीज़ें अपलोड करनी है और उसके बाद उनका मेरिट लिस्ट ड्रॉ होता है। जो सबसे टॉप का मेरिट होगा उससे स्टार्ट करके आपका 2100 बच्चे जो हैं हम डिग्री कोर्स के लिए भेजेंगे और 3000 बच्चे हम भेजेंगे फॉर प्रोफेशनल एंड टेक्निकल कोर्सेज। तो अब की बार जो पिछले साल हमारा PM++ स्कीम था उसमें हमने पूरा 100 करोड़ रुपीज़ यूटिलाइज किया और 4,488 बच्चों को हमने बाहर भेजा है डिफरेंट कॉलेजेस में फॉर डूइंग द प्रोफेशनल कोर्सेज। इस साल हमारे पास 23,000 के करीब बच्चों ने रजिस्टर किया है और 18,000 लोगों ने सबमिट कर दिया फॉर्म और हमने वेरीफाई कर दिया है 13,500 लोगों को फॉर्म को। गोया हमने 5,000 लेने हैं, बट हमारे पास लिस्ट है टू सिलेक्ट 13,500 की है, बट और अभी 31 तारीख तक टाइम है। मुझे उम्मीद है 16,000 से 17,000 बच्चे का वेरिफिकेशन हो जाएगा और हम इसी में से ड्रॉ करेंगे मेरिट। और अब की बार मैं बताऊं, मैं आपको नासा वालों ने भी 6 पोस्टें हमें दी हैं। 6 पोस्टें नासा वाला जो इंस्टीट्यूट हमारा है, 6 बच्चे हमारे जो टॉप के होंगे वो नासा के जाएंगे अगर उन्हें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ लिया है पहले सब्जेक्ट में और उसकी परसेंटेज 75% है बेसिक जो रिक्वायरमेंट है। अगर इसके अलावा कोई अगर मेडिकल कॉलेज में जाना चाहता है उसको नीट का एग्जामिनेशन क्लियर करना है और हमारे पर रजिस्टर करना है। जो ही नीट का एग्जामिनेशन रिजल्ट आएगा और सिलेक्शन हो जाएगी, उनको ये स्कॉलरशिप हमारी मिलेगी। तौलत साहब, इसमें जो क्वालिफाइंग क्राइटेरिया है उसमें ये है जैसे इनकम जो होनी चाहिए पेरेंट्स की वो 8 लाख से कम होनी चाहिए। अब क्या होता है कि यहाँ पे कि कभी कभार क्या होता है कि जो हाईली सैलरी लोग भी होते हैं जिनकी 8 लाख से भी ज़्यादा इनकम होती है वो भी मोबिलाइज कर लेते हैं, सब मैनेज कर लेते हैं ये 8 लाख से कम। और कोई ऐसा होता है जो जेन्युइनली डिजर्विंग होता है लेकिन वो ये सर्टिफिकेट
मेरी रिक्वेस्ट रहेगी इस टीवी के माध्यम से कि सभी को बोलूं कि आप ऐसा गलत ना करें प्रेजेंट अपने केस को। बट कोई मैकेनिज्म है आपके डिपार्टमेंट के पास जहां पे ये चेक हो सके? ग्रीवेंस पोर्टल है, अगर कहीं भी हमें शिकायत आती है उसकी कैंसिलेशन हो जाती है रजिस्ट्रेशन, और उसकी कैंसिलेशन सारा रिफंड करना पड़ता है उनको, और उनका एफआईआर लॉज होता है 420 में, 420 में एफआईआर लॉज होता है। और ऐसा कोई ना करे, 420 में उसको पर्चा हम कटवा देंगे, उसकी बच्ची की एडमिशन ज़ाया हो जाएगी, उसका कैरियर खराब हो जाएगा। तो ऐसा करें ना तो बड़ी अच्छी बात। जी नाज़रीन, एक और कॉल ले लेते हैं हम। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब, दसमालाल हुकूमत जी। सवाल है कि कश्मीर यूनिवर्सिटी नॉर्थ कैंपस में करान बीटेक जी ज़कुरा में। तो सवाल है कि अच्छी नोटिफिकेशन द्रामत 36,000 फॉर्म दिए जी। यह अच्छी इंस्टीट्यूशन फी मतलब 10,000 तो बाकी फीस मतलब लाइब्रेरी फीस वाई-फाई फीस बेशे तक स्पोर्ट्स फी प्रैक्टिकल वर्कशॉप फीस। जी मैं समझ गया। इनका क्वेश्चन है फीस की तरफ। जी फीस की कंसेशन चाहते हैं, कम से कम लेबॉर्ट्री जो इन्होंने नहीं किया है जी, लैब फीस को माफ़ करवाना चाहते हैं। ये मेरे पास कॉलेज से भी रिक्वेस्ट आई है, तो हम कॉलेज में फैसला कर रहे हैं कि जो लैब वाला कंपोनेंट है या उसको ना देखते हुए 50% फीस को हम कंसेशन करने का सोच रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि हम 1-2 दिन में फैसला करके 50% फीस माफ़ कर देंगे बच्चों की, 50% ही देना होगा। बट साथ में लेक्चर को बर्दाश्त करना पड़ेगा थोड़ी देर, बिकॉज हमारे पास जितनी फीस कम आएगी हम उतना उनको सैलरी बढ़ा नहीं पाएंगे, 10% उनको भी होल्ड करना पड़ेगा 1 साल के लिए। जी जी चलिए, मुझे ये कहा जा रहा है कि एक और कॉलर इस वक्त हमारे साथ हैं। जी हेलो सर। वालेकुम सलाम सर, हमें सर से ये पूछना था सर, अगर आप अपना तारुफ पहले करा देते। जी जी सर, मैं डॉक्टर अनवर सर बोल रहा हूँ हिंदवारा कॉलेज से। मैं साइकोलॉजी पढ़ाता हूँ सर हिंदवारा कॉलेज में। जी 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 पढ़ाता था सर रादर। अब मुझे सर पढ़ाता इसलिए था, अब नहीं पढ़ा रहा हूँ सर बिकॉज ऑफ द स्टैट्स को। मुझे सर से ये पूछना था कि स्टैट्स को एक मेनस आ गया हमारे सिस्टम में लास्ट ईयर। जो यहाँ पर हाईली क्वालिफाइड मतलब हमारे कैंडिडेट्स वो इस वक्त घर में बैठे हैं, एकेडमिक अरेंजमेंट में उनका कोई शिफ्ट नहीं आया है बिकॉज ऑफ द स्टैट्स को। स्टैट्स के कैंडिडेट इस वक्त कश्मीर में उन्होंने पूरा ऑक्यूपाई किया है इस वक्त, और वो सिंपल एमएज है, सिंपल एमफिल्स हैं, और हम लोग पीएचडी करके, नेट करके, पोस्ट डॉक्टरेट करके, वी हैव एवरी एलिजिबिलिटी इन द ऑर्डर, बट वी हैव नॉट बीन रिक्रूटेड एज एन एकेडमिक अरेंजमेंट बिकॉज ऑफ दिस स्टैट्स क्यू। मैं 2019 में सर मैं काम करता था हिंदवारा कॉलेज में, लेकिन फिर उसके बाद में फॉल ही नहीं हुआ, क्योंकि इस साल जो है पूरा स्टेटस क्यो जो के कैंडिडेट हैं उन्होंने ऑक्यूपाई किया है, उनके पास कोई भी एलिजिबिलिटी नहीं है। मैं सर से ये जानना चाहता हूं कि इनके पास कोई है मतलब कोई फंडा है या कोई उनका है कुछ मतलब जी, जो चीज वो करना चाहते हैं, इसके लिए कैसे इरेडिकेट करें हम इस स्टेटस क्यो को, हम कैसे आ सके? जी जी डॉक्टर साहब, आई डोंट थिंक कि लीगल मामलों में कोई फंडा चलता है, बट फिर मैं बताता हूं हमारे पास कोर्ट ने हमें कभी रोका नहीं है कि आप रिक्रूटमेंट प्रोसेस को चालू नहीं करो। इसी को चलते हमने, इनको याद होगा जनवरी में एक हमने ऑर्डर निकाला था, ऑर्डर नंबर 88, जिसके तहत हमने एप्लीकेशन इनवाइट की थी लोगों से कि आप अप्लाई करें, हम मेरिट ड्रॉ करेंगे, मेरिट के हिसाब से जहाँ जहाँ हमें रिक्वायरमेंट होगी फैकल्टी की हम वहाँ भेजेंगे। इनकी बात दुरुस्त है, साइकोलॉजी में हमें जितनी रिक्वायरमेंट थी उन पोस्टों के अगेंस्ट स्टेटस को वालों ने अभी ले रखा होगा अपना स्टे। तो कोर्ट में मुझे उम्मीद है ये 20 तारीख को केस लगा है, कोर्ट में कोई फैसला आता है तो उसके बाद जो जो मेरिट में होंगे उनको हम आगे एंगेज कर पाएंगे। अगर आपकी मेरिट में नाम है और हमें स्टेटस को में मिलता है रिलीफ, तो हमें बोला जाता है कि आप मेरिट के हिसाब से लगाइए लोगों को, तो हम उम्मीद है कि हम इनको रिक्रूट कर पाएंगे और लगा पाएंगे। जी जी तलत साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपके फ़ोन कॉल्स की वजह से ये जो प्रोग्राम है लाइवली बन जाता है। तो आपसे इजाज़त लेने का वक्त हो चुका है, अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।